पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है डीजी खान डिवीजन या जनूबी पंजाब ही भर देगा, लाहौर तो कोई और भरना पड़ेगा। लाहौर को मियां नवाज शरीफ कौम के सामने अपना प्रोग्राम रखने के लिए कोई हमसा है तो वो सामने है, और अगर नहीं है तो फिर हमारे ऊपर एतबार। उस दिन पाकिस्तान के हर इलाके का कलर वहाँ पे मौजूद है। मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, जो लाहौर जाएंगे किसी बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे। इश्तिहारी होने के बाद उनको किसी तरह की जमानत दिया जाना ये करीने इंसाफ नहीं है। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, नवाज शरीफ बिल आखिर 3 साल 11 माह की खुद साख्ता जिला वतनी के बाद कल मुल्क वापस आ रहे हैं। उनकी वापसी से पहले ही उनकी राह में हायल कानूनी रुकावटों को हटा देखा और मुखालफिन और माजी करीब के इत्तेहादी दोनों ही यकज़बान नजर आए। उनके कहने में मियाँ साहब की वापसी उनकी रुखसत की तरह ही पुरस्रार है। ख़ास तौर पर उनकी ज़मानत के लिए जिस तरह इंसाफ ने स्पीड पकड़ी है कि एक ही रोज़ में दरख्वास्त दायर होने से बेंच कायम होने तक मराहिल तय हो गए। नैब ने ज़मानत पर एतराज़ नहीं किया, बल्कि 7.5 मिनट की समाअत में फैसला सुनाया गया और कानूनी नज़ीरों और तरीक़ों को एक तरफ रखते हुए 19 घंटे में इंसाफ की फौरी फराहमी की गई। सियासी हरीफों और हलीफों दोनों के इल्ज़ामात के मुताबिक ये निज़ाम की ख़ुसूसी शफ़क़त का ही नतीजा है। इस फैसले को वकला की जानिब से भी हदफ़े तनकीद बनाया जा रहा है। बहरहाल अब नवाज शरीफ साहब की वापसी कल होने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कल मीनार पाकिस्तान के पंडाल को जन्नत की टिकट से भर लिया जाएगा या इनामी मोटरसाइकिल से, या फिर जैसे कि खबरें हैं कि हर टिकट होल्डर को टारगेट दिया गया है कि अगर 5000 बंदे जो है वो हल्के से ना लाया तो टिकट की कॉन्फर्मेशन नहीं होगी। आखिर इन ऐलानात की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, ख़ासतौर तब जब नून लीग पुरएतमाद है कि अवाम में मियाँ साहब की मौशी बयानिए की जो है वो इतनी पजीर आई होगी कि अवाम उनकी जानिब खिंचे चले आएंगे। तो फिर इन सब ऑफ़र्स की क्या ज़रूरत है? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि नून लीग के दावे जो भी हों, क्या अवाम भी समझते हैं बिलखुसूस 16 माह की कारकर्दगी के बाद कि नवाज शरीफ अब भी जो वादे करेंगे वो पूरे कर पाएंगे? क्या आवाम भी नून लीग पर उतना ही एतमाद करना चाहती है या करेगी? इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ ही देर में बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। शुएब साहब, आपकी तरफ आती हूँ। बेशक इसमें जो है वो एतराज़ जो है वो नहीं किया गया, नैब की तरफ से कोर्ट ने अपने तकाजे जो हैं वो पूरे किए, लेकिन मुझ जैसा आम पाकिस्तानी जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जी मेरे केसेस जो हैं वो तो महीनों जो हैं चलते रहते हैं। और अशराफिया, व्हेन आई से अशराफिया, दैट्स अक्रॉस द बोर्ड अशराफिया, नॉट जस्ट PMLN। इसी तरह की PTI के साथ भी हमने खसूसी जो है वो एक कुर्बत जो है वो कोर्ट्स की देखी है। उनको जो है वो रिलीफ महीनों सालों जो है वो गुजर जाते हैं, कई दफ़ा तो उनके गुजरने के बाद जो है वो रिलीफ मिलती है। डज दिस टार्निश द इमेज ऑफ द जुडिशरी? देखिए, बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन जो कल हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती। जो एक कन्विक्ट होता है, जो इश्तिहारी मुजरिम होता है, उसके लिए प्रोटेक्टिव बेल नहीं हुआ करती। एक रीसेंट माजी करीब में एक फैसला हुआ, जस्टिस तारिक मसूद साहब उसके आखिर जज हैं और पुराना केस है 3 मेंबर बेंच का 2015 SCMR में, वो भी मौजूद है। वो सरेंडर करेगा बिफोर दी पुलिस अथॉरिटीज एंड जेल सुप्रीडेंट, और वो इम्प्रिजनमेंट उसकी होगी, वहां से रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद कोई बेल की वो एप्लीकेशन दे सकता है या अपील फाइल कर सकता है। हमने वो जो एक हमारे आसिफ साहब है मेंबर पंजाब बार काउंसिल, उसने एक जज साहब के साथ तलकलामी हुई, 1 महीने की सजा हो गई उनको। वो हमने जब इंटरकोर्ट अपील फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में, तो इतराज लग गया कि जनाब ये हो ही नहीं सकती जब तक कि वो जेल में न चले जाए। वो हम सुप्रीम कोर्ट में ले आए और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को बरकरार रखा और उन्होंने कहा सरेंडर बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ इज नॉट दी सरेंडरिंग। सरेंडर होना है पुलिस के पास और जेल के पास, वहां जाएंगे तो फिर आपकी अपील सुनी जाएगी, और ऐसे ही हुआ। लेकिन ये कन्विक्ट सिर्फ ये कि ये मुजरिम है, बल्कि इश्तिहारी मुजरिम है। इश्तिहारी मुजरिम के लिए प्रोटेक्टिव बेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, और जो अदलिया ने अपने कानूनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए।
देखिए नैब का इसमें कोई रोल नहीं है, वो रियासत के मुजरिम है। तो रियासत की के वो उन्होंने जेल जाना था, जेल सुप्रीडेंट या स्टेट जिम्मेदार थी। उसके लिए नैब का प्रोसिक्यूटर उस वक्त रेलिवेंट होगा जब उनकी अपील के ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, और जब उनकी जमानत का वो वाला केस यानी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का केस आएगा। तो नैब का होना और नैब की स्टेटमेंट लिख के जमानत किया जाना बाय द कोर्ट इटसेल्फ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट था, और अदालत ने अपनी कोई रीजनिंग नहीं दी। या तो वो ये कहते कि जनाब हम अपनी ये समझते हैं हमारी ये डिस्क्रिप्शन है, हालांकि उनके पास डिस्क्रिप्शन नहीं है। और ओपन कोर्ट में कोर्ट्स ने कहा कि ये हमारे पास नहीं है, या आपकी पिटीशन काबिल समाअत ही नहीं है, हम सुन ही नहीं सकते। तो फिर उनकी कंसेंट पे काट कर देना, और ना ही वो काबिल फहम है। कल वो सारे केसेस में आकर के नैब का प्रोसिक्यूटर कहते तमाम केसेस में जो नैब के मुकदमात में सबको बरी कर दे, क्या अदलिया आंखें बंद करके बरी कर देगी? ऐसा मुमकिन नहीं हुआ करता। मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ जो कुछ हुआ है ये कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अब जहां तक ताल्लुक है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का और जो ड्रामा रचाया जा रहा है उनकी वापसी के लिए, भाई ये एक साबित शुदा केस है। एक एमनफील्ड अपार्टमेंट में जहां वो रह रहे हैं आज भी, उन्होंने खुद कहा था, हुसैन नवाज ने आकर हाँ जी हमारे हैं, और नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था कि मेरे पास वो है वो जराए और वो रसीदें जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर कहा था। फिर खतरी खत आ गया, और आज भी करप्शन में प्रूव्ड उनके खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि अदालतें कल कला क्या फैसला करती हैं। लेकिन इस अंदाज से वो आ रहे हैं कि जनाब कश्मीर फतह करके आ रहे हैं या फलस्तीन को आजाद करा के आ रहे हैं। राइट, मैं जरा और जो आपका पॉइंट आ गया, आप आगे जाके और रियासत का है वो काबिल, आगे जाके इस पे बात करते हैं। दानियाल साहब, आप एक बहुत अच्छे लॉयर हैं, जिस तरह शोएब शाहीन साहब बात कर रहे हैं और हमारी भी नॉलेज में आप इजाफा करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इस तरह किसी को जो है वो बेल मिल जाती है बगैर पेश हुए, बगैर जो है वो हाजिर हुए, या इस तरह की नज़ीर माजी करीब या माजी में कहीं भी जो है वो हमें मिलती है? डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक चीज क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि देखिए ये दो किस्म की, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि दो किस्म की बेल है। एक तो आपकी राहदारी बेल वो है जिसमें आपने कोर्ट के सामने केस में कभी सरेंडर ही नहीं किया हो। एक वो होती है जो मियां नवाज शरीफ के केस में है, वो ये है कि मियां नवाज शरीफ की जो सजा है वो सस्पेंड हुई। सस्पेंड होने के बाद ही वाज ग्रांटेड बेल। उस बेल के नतीजे में ही वाज अलाउड टू ट्रैवल अब्रॉड, और उस ट्रैवल अब्रॉड के टाइम पे व्हेन उनके बायोमेट्रिक हो क्या सब कुछ, व्हेन ही वाज अब्रॉड, तो बीच में उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स चीजें वो मिसिंग हुई। जब वो चीजें मिसिंग हुई तो उनकी बेल जो उनको मिली हुई थी, जिसके पहले सारे प्री रिक्विजिट्स पूरे थे, वो सस्पेंड हो गई। अब जब आपका कानूनी तौर पे, अब उन्होंने 24 तारीख को जो बुलाया है कानूनी तौर पे, दानियल साहब कथा कलामी की माफी अगेन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग बीच में क्या एक मरहला जो जहां उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, क्या वो आप मिस नहीं कर गए? अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आपको कोई बंदा जो ऑन बेल है, सुने, कोई बंदा जो ऑन बेल है वो कानूनी शहादत के तहत वे नॉर्मल एक रूटीन है कि वो अपनी एक तारीख भी बाज़ा मिस कर देता है तो उसको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर करते हैं, इश्तिहारी। अब्सकॉन्डर का मतलब ये नहीं है कि वो इश्तिहारी है मतलब, और उसके पीछे कोई फोर्स आ रही है या उसको अरेस्ट करने आ रहा है, आपने अपने बेल बॉन्ड्स को पूरा नहीं किया। उसका एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आपको मुलजिम को, कि अगर बड़ा 302 और कत्ल का केस ना हो तो नॉर्मल केस में आपको खाली नए फ्रेश बॉन्ड्स, जो खाली नई फोटो कॉपीज देते हो ना, उसी पे आपके आगे आपको एक्सटेंशन मिल जाती है। इसमें बहुत ज्यादा केसेस हैं। मेरे अपने ऊपर जब केस था, वी वर ट्रैवलिंग, मैं पाकिस्तान से बाहर था, केस बना, मेरे आने से पहले मुझे बेल वापस रिन्यू होगी, तो इसमें बड़ी बात नहीं है, ये एक बड़ा नॉर्मल प्रोसीजर है। और ये जो बात कर रहे हैं लाडलो वाली, देखिए हमारे साथ कौन सा लाडलो वाला सूख किया स्पेशल। हम तो आज तक मियां नवाज शरीफ जिस केस में इनको सजा है बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, आपके उस केस में क्या हमारे सामने जजेस के रिमार्क्स नहीं आए? उस जज की वीडियो नहीं आई? लाडले का सलूक आज 4 साल हो गया है। वो तो वैसे आपसे हम पूछते थे कि आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में क्यों नहीं लेके जा रहे? आप लेके भी नहीं गए बाय द वे इसको कोर्ट ऑफ लॉ में। सब मुझे बात बताएं कि आपकी एक हवाई फायर होती है और सरकार मुद्दई बन के आपका केस एक में आता है, एक में
आपके कोर्ट रूल ऑफ लॉ की जब हम बात करते हैं, कोर्ट्स के जजेस की अपनी स्टेटमेंट आ गई है, उनका काम नहीं बनता खुद अपना इदारे को मजबूत करने के लिए। और क्या नाम है, आप भी उसमें जो है वो आपको जब हम पूछते थे कि क्यों नहीं लेके जा रहे इसको बेस बना के, तो आप कहते थे हमारी मर्जी है, हमारा जो है वो बिल्कुल भी नहीं, हमारा, आप नहीं लेके गए ना इसको। जब उसकी अपील लगेंगी तो हम उससे बात करेंगे, और इंशाल्लाह ये जब 24 तारीख को पेश होंगे, उससे पहले अगर हो जाएंगे, कल अगर बायोमेट्रिक करा लेते हैं तो जब पेश होंगे तो इंशाल्लाह आगे फिर ये बातें भी की जाएंगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 4 साल जो है वो मियां साहब नहीं पेश हुए, उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया। जिस तरह आप बता रहे हैं उसमें और इस केस में बहुत डिफरेंस है। बार बार जो है वो कोर्ट ने बुलाया, एब्सकॉन्डर तभी डिक्लेयर किया, उसके बाद अब जो ये बायोमेट्रिक्स की बात हो रही है, बायोमेट्रिक्स भी नहीं हुए, पेश भी नहीं हुए, सरेंडर भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनको जो है वो ये प्री अरेस्ट बेल मिल जाती है। जरा मैं शैला साहिबा की तरफ, उनको प्री अरेस्ट मिली हुई थी पहले ही, उसी में तोसी हो गई है, ये आपने अंडरस्टैंड करने की बात है। ये कोई नई एप्लीकेशन नहीं है, पुरानी एप्लीकेशन में तोसी हुई है, और उसके लिए कोई उनको दोबारा कोई। चले मुझे ये बता दीजिए, क्या ये इस तरह होता है 4 साल बाद जो वो पिछली जो है वो बेल थी उसमें जो है वो तोसी हो जाए, ये होता है वैसे कहीं? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, मल्टीपल केसेस में होता है। मतलब मैंने आपसे कहा कि इसका हमारा अपना केस था, या तो राहदारी बेल का तो फर्क है, राहदारी बेल का तो राहदारी तो बिल्कुल और चीज है, राहदारी तो और चीज है, ये तो है नहीं भाई, ये तो आपने, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, आप ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। उनको बेल मिली हुई थी, उसके प्री रिक्विजिट्स पूरे नहीं हुए, लेकिन उसमें उन्होंने जज जाके बिफोर कन्विक्शन का एक मामला आ रहा है, बिफोर कन्विक्शन का एक मामला आ रहा है। दूसरी बात ये है कि राहदारी अगर, मतलब ये किसी मेरा नहीं ख्याल कि मुल्जिम या मुजरिम के पास जो है ये ऑप्शन मौजूद हो कि वो आके सरेंडर ना करे, जाके जलसा करे, उसके बाद कहे जी मैं जाके अपने आप को सरेंडर करूंगा। तो मतलब अपने वही नहीं ना, ऐसा हुआ नहीं डॉक्टर साहब, उसको कोर्ट्स ने उनको एक्सटेंशन दे दी आपको। चलें ठीक सर, तो मैं जरा शाला साहब के पास, शाला साहब बड़े चलें ठीक है। मैं आपसे कहा था कि अगर आप हमें कोई पाकिस्तान के अंदर से इस तरह का कोई एग्जाम्पल कोट कर दें तो वो मैं अभी भी इंतजार करूंगी कि आप कोट कर दें काइंडली। मैं शाला साहिबा की तरफ मैं आपको अभी मैं रुके मैं आपको जी मैं अपने वालिद साहब का केस आपको कर देता हूँ, चौधरी तनवीर खान वर्सेस स्टेट। अभी अपने लड़के से कहें इसको गूगल कर ले, आपके पास बैठे हुए हैं। इस केस में क्या हुआ था कि उनकी बेल एक्सटेंड हुई हुई थी, उनको बेल मिली हुई थी, वो मुल्क से बाहर चले गए थे मेडिकल रीजन की वजह से। जब वो बेल वापस पाकिस्तान आ रहे थे, उनकी रावलपिंडी हाई कोर्ट से बेल हुई हुई थी, जब वापस आ रहे थे तो हमने मुचलके जमा करवाए और उनको बेल एक्सटेंशन हो गई। वो जब वापस पहुंचे तो फिर हाई कोर्ट में अपने आप को सरेंडर किया और उनके नॉर्मल प्रोसीजर में केस चलने शुरू हो गया। मियां नवाज देखिए जी क्विकली सस्पेंड की हुई है। क्विकली शोएब साहब, मैंने शाला साहब के पास जा रहे हैं क्विकली। अच्छा, मैं आपको एक वाज़ेह कर दूं, ये जो बात कर रहे हैं एक मुल्जिम की, बेशक वो इश्तिहारी मुल्जिम हो, उसकी पोजीशन अलग है। जो मुजरिम होता है उसके लिए कोई प्रोटेक्टिव बेल का कंसेप्ट नहीं है, और इस केस में मैं वही बात कर रही हूं, कन्विक्शन खारिज हो चुकी है, अपील भी खारिज हो चुकी है। जब अपील खारिज हो चुकी है, अभी अपील पे नहीं था, ये प्रोटेक्टिव बेल था जो कि मुजरिम के लिए आज तक नहीं होती। चले मैं जरा शाला साहिबा की तरफ चलूं, बड़ी पेशेंटली वो सुन रही थी सब। शाला साहिबा, अगेन कोर्ट जो है नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देता है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, 50,000 रुपये के मुचलकों पे, भाई गारंटर होता है। उसके बाद आज कोर्ट जो है वो इजाज़त देता है कि जी कोर्ट की उसमें कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में वो एब्सकॉन्डर हैं, वो पेश होते हैं, बगैर पेश हुए उनको प्री अरेस्ट बेल जो है वो मिल जाती है, और वो भी अंडर 10 मिनट्स में। ठीक है, इसी तरह की चीज़ें हमने जो है वो इमरान खान साहब के उसमें केस में भी देखी हैं कि उनको भी बड़ा जो इनके लिए बड़ा एक लाडलों वाला जो है वो ट्रीटमेंट उनको भी जो है वो दिया गया है। आप मुझे ये बताइए कि क्या इन रवैयों से जो हमारी अदलिया है, क्या उसकी साख जो है वो मजरूह होती है? किस हद तक उसकी साख मजरूह होती है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है मैं दोनों को सुन रही थी, दोनों जो हैं माहिर कानून हैं और मुस्कुरा भी रही थी। मुझे सुनना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था जी। मैं इसलिए मुस्कुरा रही थी कि मुझे शर्जील इनाम मेमन याद आ रहे थे, मुझे भी याद आ रहे थे। वो जहाज़ से भी नहीं उतरे थे, और मुझे जरदारी साहब का भी केस याद आ रहा था कि एम्बुलेंस में लेकर आओ, लेकिन उनको हाजिर ज़रूर होना है बेल के वक्त। और ख़ैर बेचारे उनकी तो केस सिंध में चल भी नहीं सकते थे। अच्छा, जो दूसरी बात है वो ये है
कि आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ वाला ये केस में मियाँ साहब को सज़ा हो गई थी और फिर वो चले गए थे, उन्होंने अपील भी नहीं की थी। तो फिर जब वो वापस आए हैं तो उन्होंने फिर भी अपील ली कि उन्हें बुलाया गया और उसके बाद क्या कहते हैं उनको फिर बरी कर दिया गया था। तो वक्त की बात है कि कौन लाडला कब हुआ और कौन किस वक्त लाडला हुआ, किसके साथ क्या हुआ। तो मुबारक हो कि दूसरी दफ़ा भी लाडले हो गए। तो ये थोड़ी सी तारीख़ी बातें हैं। अब हम जैसे जो लोग हैं वो कानूनी दलाइल तो नहीं दे सकते, लेकिन हमें ये वाक़यात याद आते हैं कि इफ्तिखार चौधरी ने उन्हें बुलाया और उसके बाद उनको जबकि जिस केस में उनको सज़ा हुई थी और उन्होंने अपील भी नहीं की थी उसको सुनना गया और फिर उसके बाद उनको जो है बरी किया गया। तो अच्छी बात है, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के तीसरे मुल्क में हो गया जिसमें 6 मिनट के अंदर जो है वो 7.5 मिनट थोड़ी सी आप जो है वो गलत यहाँ पे बयानी करी। 7.5 कर लें, पौने कर लें, क्योंकि ये सुन अभी मैं देख ही रही थी कि उसमें न्यूजीलैंड था, अमेरिका था और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आ गया। तो जहाँ केसेस की तादाद बहुत बड़ी है और जहाँ पे जजेस जो हैं वो मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी देने के बाद दूसरे मुल्क में जाकर इकरार जुर्म करते हैं और रोते हैं, आज ये भी हो गया। तो एक तो ये बात हो गई और अब जो है वो हमें ये देखना है कि इलेक्शन हो जाए। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपने की है। इनको ब्रेक की बात कर लें अगर शैला साहब इजाज़त दें, डिटेल में इस पे ब्रेक की बात कर लेते हैं। अगर आप इजाज़त दें एक छोटी सी ब्रेक का कहा जाए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिटेल में ये इलेक्शंस का क्या मामला है इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले शैला रज़ा साहबा जो हैं वो इलेक्शन की बात कर रही थी। इसी तरह की कुछ बात उनके लीडर ने भी कही है, ज़रा वो सुन लेते हैं। शैला साहबा का पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी, फिर शोएब साहब की तरफ जाऊँगी। पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। वापसी तो खुशाइन बात है। 16 महीनों का हुकूमत में एक चीज साबित किया गया है तो वो ये कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता है। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट का ऐलान और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। शैला रज़ा साहिबा, लगता है कि आपको गेम जरा देर से कुछ समझ आई है। PMLN लगता है गेम कर गई और गेम आपको देर से समझ आई है। बात यह है कि जो लोग सियासत में गेम करते हैं ना तो कॉट बिहाइंड भी हो जाते हैं, इससे उन्हें सीखना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ इलेक्शन ही इसके साथ मजाक नहीं हो रहा। इस वक्त मुल्क में ऐवान बाला है सिर्फ एक सेनेट, उसमें शुएब शाहीन साहब को भी मालूम है कि पीपल्स पार्टी के सिर्फ 23 सेनेटर हैं और 26 की ज़रूरत होती है और 3 दफ़ा रिक्वेजिशन फाइल हो चुकी है। आज 4थी दफ़ा ताज हैदर साहब ने की है। लेकिन प्रोग्राम में अगर कोई बैठा हुआ होगा हमारे साथ किसी जगह, सब कहेंगे जी 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 हम अपनी पार्टी से बात करेंगे, लेकिन वहाँ से फिर नहीं होती इसकी सपोर्ट। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उज़्वे मुअत्तल क्यों किया जा रहा है पाकिस्तान में आइनी इदारों को। और देखिए, हमें बड़ी खुशी है कि हम ये समझते हैं कि हम सबसे पहले निशाने पे आए कि हुकूमतें हमारी गिराई जाती थीं और हमारे वज़ीर आज़म को भी घर भेजा गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को। तो हम चाहते थे कि जब PDM में जब मसला हुआ तो हम यही चाहते थे कि नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आएँ। उनकी पार्टी बड़ी मूवमेंट की बात कर रही है तो वो आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है। अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। लेकिन
एक शख्स की वजह से इलेक्शन नहीं हो रहा, एक शख्स की वजह से स्कूलों के बच्चों को स्कूल में उनको डेस्क बेंच के सहूलत मौजूद है, वहाँ बैठ के पढ़ाने के बजाय उनसे जो है वो वाटर बॉटल्स पे लेबल लगवाए जा रहे हैं नवाज शरीफ के इस्तकबाल पे जो पानी बटेगा। आपने चलो जन्नत का वो कर दिया, बंदा खुशी खुशी आएगा, होंडा 125 पे बिरयानी की भी उसके पास ऑफ़र होगी और जेब में जन्नत का टिकट होगा। इन बच्चों ने क्या किया था कि आप वो कर रहे हैं? आप हर तरह की एक चीज़ की जा रही है। तो इलेक्शन की बात करें ना, ऐसा कहा कि वो इलेक्शन की बिल्कुल ठीक, जब तक वो भरी नहीं होंगे मुकदमात से इलेक्शन नहीं होगा। शुएब साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। शुएब साहब, 184(3) पे जो फैसला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक रुकावट बन गई। रास्ता थोड़ा सा लंबा हो गया है कहा जाता है मियां नवाज शरीफ साहब का। क्या आपको लगता है कि जब तक मियां साहब क्लियर नहीं होंगे और वो जो ताहयात नाअहली वाली तलवार है वो उनके सर से नहीं हटेगी, तो तब तक इलेक्शन भी अनाउंस नहीं होगा? बस यही होगा जी आखिरी हफ्ते, जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएगा, डेट नहीं होगा। अब ये नहीं पता कौन सा जनवरी। वैसे देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि आज आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल है। 10 महीने से 2 बिल्कुल गैर आइनी हुकूमतें बैठी हुई हैं पंजाब और केपी में। अब ये बाकी सूबों में और फेडरेशन में भी ये गैर आइनी हुकूमतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा नवंबर से। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर आप नहीं कराएंगे, अगर इलेक्शन कमीशन मिली भगत करेगा, इलेक्शन कमीशन ने आपको देखा होगा कि 8 अक्टूबर की एक डेट दी थी, 30 अप्रैल की डेट हालांकि उन्होंने खुद दी थी प्रेसिडेंट के साथ मिलके, लेकिन उसको चेंज कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी, फिर वो भी नहीं कराया। 8 अक्टूबर की डेट हम कुछ 6 महीने हमारे कान पक गए सुनते सुनते, लेकिन वो सिर्फ फ्रॉड था, इसका मतलब है। और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को डिरेल किया है और आइन को मुअत्तल किया है। लेकिन ये सारी चीजें एक शख्स की खातिर अगर हो रही हैं तो काबिल अफसोस बात यह है कि इस लेकिन आपके प्रेसिडेंट साहब के पास भी तो ऑप्शन था ना, वो भी डेट दे सकते थे, वहां तो उन्होंने भी डेट नहीं दी। उससे भी नाराजगी जो है वो खान साहब की तरफ से आ रही है। डॉक्टर साहबा, डेट उन्होंने एक, आपको याद होगा, पहले 9 अप्रैल की डेट दी थी, फिर उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने 30 अप्रैल की डेट खुद दी थी, और उसके बाद जिसको इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना था और 8 अक्टूबर की डेट दी, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी। बट फिर प्रेसिडेंट साहब की तरफ से आ रहा था कि वो डेट दे देंगे, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, वो फिर खामोशी हो गई और वहां पे कुछ जो है वो। डॉक्टर मारिया, जो प्रेसिडेंट साहब ने लेटर लिखा उसके अंदर उसने अपनी नेशनल असेंबली, उनको अख्तियार था प्रेसिडेंट की डेट, नेशनल असेंबली की डेट देने का, उन्होंने 6 नवंबर की डेट प्रपोज करके भेज दी। चूंकि बाकी जो गवर्नर्स हैं, 3 सूबों के गवर्नर्स ने डेट देनी थी और पंजाब की हद तक इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी थी ताकि एक ही दिन इलेक्शन हो। उन्होंने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी टू सम एक्सटेंट अदा करके उन्हें भेज दिया। टू सम एक्सटेंट ना, इसलिए आपके जो चेयरमैन है या अलीमा साहिबा हैं वो नाराज हैं, वो भी ये बात करते हैं। आपकी इवन लीगल फ्रेटर्निटी हामिद खान साहब को मैं अगले दिन सुन रही थी, वो भी यही कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को देनी चाहिए थी, उनको जो है अपना जो ये राइट है उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। लेकिन मैं ज़रा दानियाल साहब की तरफ जाती हूँ। दानियाल साहब, तमाम जमातों में इस वक्त जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन है वो पाई जाती है vis-a-vis दी इलेक्शंस। आपकी वाहिद जमात है जो डेट की बात नहीं करती कि इलेक्शन कमीशन डेट क्यों नहीं दे रही। क्या इंतज़ार है कि मियां साहब के केसेस ख़त्म हो जाएं उसके बाद डेट की बात हो, या उसके बाद जो है वो देखेंगे, उसके बाद इलेक्शन में जाना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, इलेक्शन की डेट सामने तो नहीं देनी, लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की डेट आपने देनी नहीं है, लेकिन आप उस पर सवाल भी नहीं करते कि लास्ट वीक का क्या मतलब है। हमारी वाहिद जमात है कि हम बार बार कह रहे हैं कि हु इज इक्विप्ड एंड रेडी फॉर इलेक्शन। हम तो कहते हैं इलेक्शन आज की जगह कल हो और इलेक्शन हो, इसलिए क्योंकि हम वो वाहिद जमात हैं जिनके पास पाकिस्तान को बताने के लिए एक सक्सेस स्टोरी है, जिसने डिलीवरेंस के ऊपर सियासत की है, जिसने डिलीवर किया है, बार बार डिलीवर किया है। शैला साहिबा फिर मुस्कुरा रही हैं, क्या किया है। और तमाम जितनी जमातें हैं डॉक्टर साहब, इनके पास तो कोई कहता है कि 500 करोड़ लेके आऊंगा, कोई 2000 अरब, कोई पता नहीं क्या डॉलर लेके आऊंगा। किसी के पास पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी की स्टोरी सुनाने के लिए नहीं है। हम बाहर लोग हैं जो चाहते हैं इलेक्शन हो, वो इसलिए हम चाहते हैं क्योंकि हमारे पास जो कामयाबी की नवीद है वो किसी और के पास नहीं है। और इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, अपने टाइम से ही होगा। मुझे बड़ी उम्मीद है कि जनवरी में होगा। मुस्लिम लीग नून 2 तारीख शरीयत के साथ आएगी और फिर डिलीवरेंस। वो तो मियां साहब ने ऑलरेडी कह दिया, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि हम जो है वो जीतेंगे। वो तो ऑलरेडी वो कह चुके हैं। मैं डॉक्टर साहब मुझे बात बताए ना, एक बच्चा है, क्लास में 4 बच्चे हैं, मैं आपको बात बताऊं। एक बच्चा है जिसके 2 आउट ऑफ 10 आए हैं, एक बच्चा है जिसके 0 आए हैं, एक बच्चा है जो पढ़ता ही नहीं है। अब 5 में से आपको पता नहीं चल जाएगा कि मैथ्स, कैलकुलेशन, बैलेंस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, इस क्लास में फर्स्ट कौन आएगा?
मुझे एक बात बताएं कि ये कोई मुझे बताए तो सही ना, मुझे बताएं कि यार पर वो बच्चा जो फर्स्ट बकौल आपके आता रहा है उसकी पिछले साल या पिछले 16 महीने में सप्ली भी आई है, तो फिर भी आप ये कहेंगे कि किया है जी नहीं, हमारी सप्ली अल्लाह की शुक्र कभी नहीं आई, हमें जब हुकूमत मिली है हमने डिलीवर किया है, हमने बार बार डिलीवर किया है। लेकिन दानियाल साहब फिर चले ये बताएं, ये जो ये जन्नत की टिकटों की बातें हो रही हैं, जो मोटरसाइकिल्स की बातें हो रही हैं, फिर इसकी क्यों जरूरत है? अगर बाहर है तो है, इंशाल्लाह हम आ रहे हैं, शेर आ गया है, और ये अब जो हसद कर रहे हैं और जो रो रहे हैं वो रोते रहे, लेकिन मुल्क के मसाइल और मसलों का हाल हमारे पास ही है, हमारे पास ये टीम है, इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। लेकिन आपने मुझे जवाब नहीं दिया दानियाल साहब। इंशाल्लाह 2 2.5 सीरीज। जी बताएं, पूछे। दानियाल साहब मैं ये कह रही थी, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी जो है वो फुल मार्क्स से आप जीतेंगे, तो मुझे ये बताइए कि फिर ये जो जन्नत की टिकटों की बातें हो रही हैं, जो ये मोटरसाइकिल्स देने की बातें हो रही हैं, फिर ये बातें क्यों? फिर आपको तो इन चीज़ों की जरूरत नहीं है ना, आप तो सिर्फ कारकर्दगी पे खेलें। डॉक्टर साहब आप पढ़ी लिखी खातून है, मुझे बताएं कि हर तरह का सियासी कारकुन होता है, कोई रैली चलाने वाला भी आपको बाज़ ऑफ एमपी का कैंडिडेट होता है और कोई छाबे वाला भी होता है, हर बंदे का अपना एक पॉलिटिकल आईक्यू होता है। मुझे बताएं कौन सा मोटरसाइकिल दे सकते हैं? शक्लें हैं किसी की मोटरसाइकिल देने की, लाखों लोगों को जो वोट देंगे, करोड़ों लोगों को, ये जो है लोग बाज़ ऑन अ लाइटर नोट, आप क्या फिर इस्लामी टच दे रहे थे? जी आपकी ये कैंडिडेट इस्लामी टच दे रहे थे ऑन लाइटर नोट? नहीं, इस्लामी टच नहीं। डॉक्टर साहब बात सुने, आज भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेक्ट है जो बिलीव करता है कि इमरान खान यहूदियों की पैदावार है, उसकी वजह से मुल्क आज यहाँ पहुंचा है, जो बड़े दिल से मानता है कि अगर पाकिस्तान के साथ जो हुई है ये तो चले, मेरे ख्याल है हमारी सियासत का आलमी है, जिस तरह रिलीजन को हम बीच में लेकर आते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आगे चलते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शोएब साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा शैला साहिबा की तरफ जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बड़ा मुस्कुरा रही थी जब दानियाल जो है वो चीज़ें गिनवा रहे थे, और स्पेशली जो उन्होंने बात की ना कि 10 on 10 किसी का आया हो, तो शैला साहब क्यों मुस्कुरा रही हैं आप? जब दानियाल साहब बात करते हैं आप मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। आप इत्तेहादी थे इनके, क्रेडिट तो आपका भी जाता है। अब ये आपकी मारिया ज़्यादती होगी। मुझे जितने भी आप मेरे प्रोग्राम उठाए उसमें मुस्कुराते हुए फेस के साथ बैठी हुई। ठीक है। और मेरी एक कोशिश होती है कि हम सारे सियासतदानों का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह सब मेरी इसीलिए इज़्ज़त भी करते हैं। देखिए, अब बात जो है ना वो आगे आ गई है, और लोग ये समझते हैं कि मोहतरमा की शहादत के बाद जिस तरह हमने मुश्किल हालात में 126 मेंबर्स के साथ, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं थी, हमने टेन्योर पूरा किया, जबकि सारी साजिशें हुई, यूसुफ रज़ा गिलानी को घर जाना पड़ा। लेकिन सबको मालूम है कि IMF से सबसे नम शराइत पे सबसे कम कर्जा लिया। सबको मालूम है कि कोलिशन सपोर्ट फ़ंड और सब चीज़, ख़जाना खाली, कोलिशन सपोर्ट फ़ंड जेब में जा चुका था। लेकिन हमने ज़राअत पे माशी पॉलिसी की बुनियाद रखी और ज़राई एक्सपोर्ट रिकॉर्ड की, जो आज तक नहीं हो सकी। हमने जो CPEC है उसकी बुनियाद इस तरह रखी कि सिंगापुर से गवादर लेके चाइना को दिया, और वहाँ चाइना की वेबसाइट पे सिग्नेटरी जो हैं उसके आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो एग्जीक्यूट जो है वो नवाज शरीफ के ज़माने में हुआ। हमने जो है वो बिजली घर लगाए, 3 साल में बिजली के घर लगते हैं, और उसके बाद प्रोडक्शन उनकी स्टार्ट हुई नवाज शरीफ के ज़माने में। तो ये वो बातें हैं जिसको हमने बार बार इसको सहा कि जनाब जरदारी साहब बार बार चाइना क्यों जाते हैं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बनाए। हमने हमारे ज़माने में ये कहा जाता था जब हम आए कि 20 किलोमीटर इस्लामाबाद से दहशतगर्द दूर रह गए, हमने ऑपरेशन राय रास्त किया, सबसे बड़ी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई, लोगों ने अपने मुल्क में हिजरत की, और उसके बाद लोगों को ये समझ आई कि ये दहशतगर्द हैं, वरना तो उनको तो अपना हमनवा कहा जाता था, उनसे ख्यालात में लाए जाते थे, कोई उनको अपना बिछड़ा भाई कहता था। हमने लकीर खींची। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि नौकरियाँ भी सबसे ज़्यादा हमारे ज़माने में दी गई, और अगर हम इतने मुश्किल हालात में ये अपने 5 साल ना करते और स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर ना कराते,
तो आज ये हालात ना होते तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। चाहे सलाला का मामला हो, हमने उसमें भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी दिखाई, और चाहे शमसी बेस खाली करानी हो, हम थोड़े से थे लेकिन हमने आइन को उसकी असल हालत में लेकर अच्छा, लेकिन एक तो ये जो एक सवाल का जवाब दे दें, वो उससे हम समझते हैं कि 18 की कारकर्दगी गिना रहे हैं, इन अनगिनत एड्स चल रहे हैं, आप 8 से 13 की गिनवा रहे हैं, ये 16 महीने पे क्यों नहीं कोई बात करता? 16 महीने पे हमने सबसे पहले बात की। हमने कहा कि ये 16 महीने में हम इसलिए आ रहे हैं कि ये बहुत कलील वक्त है, लेकिन पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, और दो IMF के माहदे से आपका मुकर जाना, उसके साथ दोस्त ममालिक का भी नजरें हटा लेना, ये देख के कि हमने IMF से माहदा नहीं किया, हमने पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे डाला। और देखिए, सेटिस्फाइड तो नहीं होना चाहिए ना। अगर मैं जिस दिन अपनी कारकर्दगी से सेटिस्फाइड हो जाऊं, बात ख़त्म हो जाएगी। बात यह है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज था, वो हमने दुनिया को एतबार दिलाया है। हमने कोई नए मायदे नहीं किए। जो इन्होंने मुकर गए थे कि लेवी को 4 रुपए से 50 तक और फिर 60 तक ले जाएंगे, वो इन्होंने नहीं किया था। जो इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में मायदे किए थे कि सब्सिडी नहीं देंगे दोबारा, और इस तरह की बहुत सारी चीजें। जब आप लोग आ रहे थे तो आप ये कह के आ रहे थे कि अगर महंगाई कम ना कर सके तो जिस रेट पे है उधर ही रोक लेंगे, फिर आके हमें बताया जाता है खजाना खाली है, मैं उसमें नहीं जाती। नहीं, तो ये तो हम बता रहे हैं ना। नहीं, आप इंटरनेशनली भी हालात देख लें, आप इंटरनेशनली भी हालात देख लें। मुस्तकिल जंग लगी हुई है, अब तो काफी मुल्कों के दरमियान पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, लेकिन ये जो अभी भी बेहतरी हो रही है, ये अभी भी जो बेहतरी हुई है, ये जो IMF को हमने रिव्यू करवाया और एक बेहतर तरीके से अपना मिसाल करवाई है। जरा शोएब साहब, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि महंगाई कम हुई है, मैं ये कह रही हूँ कि बहरहाल रुपए की गिरावट में बेहतरी आई है। और चलें, बिलावल साहब कह रहे हैं आवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है। अगर शोएब साहब की तरफ जानने, शोएब साहब मैं भी कह रही हूँ, मैं महंगाई की नहीं बात कर रही। चले, मैं जरा शोएब साहब की तरफ जाती हूँ। शोएब साहब, आपने दानियाल साहब की बात सुनी, वो और आपने मियाँ साहब का भी यकीनन वो सुना होगा जो उन्होंने कहा जी मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। वो कहते हैं कि दिस इज अ कैलकुलेटेड असेसमेंट, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो कॉन्फिडेंस जो है वो आ रहा है, परफॉर्मेंस का कॉन्फिडेंस है, कहीं और से नहीं आ रहा। देखें, पहली बात तो एक बात का जवाब दे दूं, दानियाल साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे अफसोस हुआ ये कहना कि यहूदियों की, हाँ तो आज आपका सारे बच्चे आपके वहाँ, बिजनेस आपके वहाँ, मरना जीना आपका वहाँ, इलाज आपका वहाँ, अगर आप बैठे अगर ऐसी बात करें, मैंने ये नहीं कहा कि इमरान खान यहूदी है, वो मैंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं उनका शायद ये बिलीफ है। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है हम पढ़े लिखों की तरह हमें बिहेव करना चाहिए और एक दूसरे के साथ डायलॉग करना चाहिए, ना कि इल्जाम तराशी हो। अच्छा, अब मैं आता हूँ डॉक्टर मारिया आप वाली बात पे। अब बात यह है, मुझे बता दें, इनका 1 पॉइंट एजेंडा था महंगाई मुकाओ मार्च पिछले साल। इनके आदाद शुमार के मुताबिक 6.1% GDP थी, और ये अभी जो पिछले साल हुई है इनकी आदाद शुमार के मुताबिक 0.3% थी। इनके बकौल के हमने IMF से मुआहदा जी बहाल कराना है। मुआहदा तो पहले से बहाल था, अगर बहाल नहीं था तो मिफ्ता इस्माइल कहां से पैसे लेकर आया था? वो जो एक रस्तु अफलातून इन्होंने इसहाक डार की सूरत में लेकर आए थे, उसने जिस मुतकब्बराना अंदाज में उसने कहा था कि जनाब मैं बेहतर जानता हूं IMF को, मैंने कैसे डील करना है, मैं 150 रुपए पे डॉलर लाऊंगा। जब ये गए तो 335 रुपए से भी ऊपर डॉलर था, ये तो अभी कुछ आकर के कम हुआ है। अच्छा, फिर जी पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा है जी, हमारे दिल को कुछ होता है अगर 150 रुपए पेट्रोल है, तो जब ये गए पेट्रोल तो 300 रुपए प्लस में चला गया था। अच्छा, अब बता दें, जो तमाम इंटरनेशनल इंडिकेटर्स ये बताते थे 0% से 5% चांस ऑफ डिफॉल्ट था। इनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि डिफॉल्ट तो हम कर चुके हैं प्रैक्टिकली। तो बात ये है कि अगर कोई भी, अच्छा रिजर्व उस वक्त कितने थे? $24 बिलियन, और आज नहीं, लेकिन उसमें से उसमें कमर्शियल बैंक्स कितने थे वो भी इंक्लूड बीच में कर लेना। आपके उस तरह 24 बिलियन को तो नहीं आप कर देते हैं, लेकिन आज इनके कमर्शियल बैंकों के मिला के बता दें कितने बनते हैं, और उस वक्त कितने थे? $24 बिलियन। अच्छा, फिर कोई, अच्छा मुझे बताएं, 16 रुपए बिजली का यूनिट था, आज ये 70 रुपए पे पहुंचा के गए हैं, और उस वक्त 12% महंगाई थी। आज ये फूड इन्फ्लेशन वगैरह मिला के 50% से भी ज्यादा की महंगाई। मैं जरा एक इंडिकेटर बता दें जो इन्होंने की बेहतरी के लिए लास्ट 1 मिनट ये बता दें, इस सारी चार्जशीट के साथ
ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, सब ये जानना चाहते हैं। भाई कॉन्फिडेंस कहाँ से है? पब्लिक में जाकर जरा ये देखिए। मैं वही बात मैंने आपसे की, मुझे बोले डॉक्टर मैं वही बात की कि हम मुझे एक बात बताएं कि हमारे अलावा इनके पास क्या है बोलने के लिए। तो ये शोएब शहीन साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये कोई सियासतदान थोड़ी है, ये सियासी डिफेंस थोड़ी है, ये तो कोर्टों में देते हैं। इनके 6-6 महीने इनके पास तो बदले नहीं है इनको डिफेंड करने के लिए। हमारे पास जैसे मुश्किल टाइम था, हमने 6-6 साल 4-4 साल 3-3 साल जेलें काटी हैं, लोग हमारे खड़े रहे हैं, हमने डिफेंड किया है। हमें कहते हैं चलिए दानियल साहब, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर, जो लिटमस टेस्ट होगा वो इलेक्शन होगा कि किसकी कारकर्दगी अच्छी थी, और वो इलेक्शन कब होगा ये किसी को नहीं पता। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।